स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। बैंकिंग क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, और वो रोल सिर्फ एक एजेंट की तरह नहीं निभाता है कि वो लोगों से पैसा ले, सेविंग डिपॉजिट में इकट्ठा करे, एक्सेप्ट करे डिपॉजिट और लोगों को लोन दे। नहीं, बैंकिंग का रोल देश के विकास में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और इसी रोल को एम्फसाइज करके हाल ही में इंडियन बैंक एसोसिएशन की 75वीं सालगिरह पे निर्मला सीतारमण जी, जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भारत का ये जो अमृत काल है, अगले 25 साल, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हमें 25 साल में ऐसे काम करने हैं कि 2047 में हम एक विकसित राष्ट्र बन सकें, और उसमें बैंकिंग क्षेत्र की एक प्रमुख भूमिका है। एक बैंकिंग सेक्टर की एक इंपॉर्टेंट रोल है, पिविटल रोल है। उसको एम्फसाइज करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंक्स को भारत के डेवलपमेंटल जर्नी में और प्रबलता से और तेजी से कंट्रीब्यूट कैसे करना है, उसका आह्वान किया। तो आज हम जो निर्मला सीतारमण जी ने कहा है उसको समझेंगे और बैंक्स की इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और आज हम बैंकिंग क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने हाईलाइट किया है बैंकिंग सेक्टर का रोल इंडिया की ग्रोथ में। उन्होंने कहा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हाईलाइटेड क्रूशियल रोल of banking sector which will help fulfilling country's dream to become developed nation in 2047। बैंकिंग क्षेत्र एक क्षेत्र ऐसा है जो हमारा जो सपना है कि 2047 तक हम एक विकसित राष्ट्र बने, डेवलप्ड नेशन बने, उसमें एक सेंट्रल, उसमें एक केंद्रीय भूमिका निभाने वाला है। यह बात निर्मला सीतारमण जी ने इंडियन बैंक एसोसिएशन है, जो सारे बैंकों का एक बॉडी है, उसकी 75th एनुअल मीटिंग में कहा। साथ ही साथ उन्होंने यह कहा कि जो अगले 25 साल हैं, जिसको अमृत काल कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अगर उस अमृत काल का सही फायदा उठाना है, हमें 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो हम हाल में बने हैं उससे हमें और बेहतर करना है, तो उसमें बैंकिंग क्षेत्र की एक अहम भूमिका होना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल यहां उठता है कि भाई एक बैंक होता क्या है? हम सभी को पता है बैंक क्या है, लेकिन बैंक को आप परिभाषित कैसे करोगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि बैंक क्या है, तो बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है, एक वित्तीय बिचौलिया है। आम भाषा में वो क्या करते हैं? वो एक इंसान जिसके पास अधिक पैसा है, जो अपना पैसा बचाना चाहता है या निवेश करना चाहता है, उसको वो मौका देता है। दूसरी तरफ बैंक जिस इंसान को पैसे की जरूरत है उसको लोन देता है ताकि वो उस पैसे को लेकर खपत कर सके, कंजम्पशन कर सके या निवेश कर सके। तो बैंक क्या कर रहा है? एक आदमी जिसके पास पैसा है उसको पैसा लेकर दूसरे आदमी जिसको पैसे की जरूरत है उसको पैसा देता है। इसमें दोनों लोग का फायदा होता है। कैसे? जिसको पैसा बचाना है, निवेश करना है, उसको मौका मिल रहा है, और जिसको पैसे की जरूरत है उसको फॉर्मल तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से पैसा उपलब्ध हो रहा है। तो बैंकिंग क्षेत्र एक अहम क्षेत्र होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में, क्योंकि वो पैसे की आपूर्ति करता है और लोगों को मौका भी देता है निवेश करने का और पैसे बचाने का भी। तो अगर हम बैंक का रोल देखें एक मॉडर्न इकोनॉमी में, तो किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन होती है बैंकिंग क्षेत्र। लाइफलाइन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि
बैंक ही लोगों को मौका देता है जो उनके पास पैसा कमा रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा सेव कर रहे हो, और जिन लोगों को पैसे की जरूरत है, चाहे वो अपने कंजम्पशन के लिए हो, घर खरीदने के लिए हो, गाड़ी खरीदने के लिए हो, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हो, फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए हो, तो वो या तो अपने रिश्तेदार दोस्त उनसे पैसा ले, लेकिन वो तो सही तरीका एक तरीके से नहीं है, वो कर सकते हो, लेकिन फॉर्मल क्रेडिट के लिए आप बैंक के पास जाओगे। तो अगर किसी देश का बैंकिंग क्षेत्र अच्छा है तो आसानी से इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा भी मिल जाएगा और सेव करने के लिए अपॉर्चुनिटी भी होगी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पिलर्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। जो वित्तीय क्षेत्र होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में, उसमें स्टॉक मार्केट भी होता है, उसमें इंश्योरेंस सेक्टर भी होता है, उसमें पेंशन सेक्टर भी होता है, लेकिन सेंट्रल क्या होता है? बैंक्स। क्योंकि बैंक्स, हर आदमी बैंकों से जुड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं। विच प्लेज अ वाइटल रोल इन फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। क्योंकि बैंक के जरिए ही सरकार अपने सारे खर्चे करती है, लोग अपने सारे खर्चे और लोन और सेविंग करते हैं, सारी चीजें बैंक के जरिए होती हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बिकॉज किसी भी देश में आर्थिक विकास के लिए बैंक का एक सेंट्रल रोल होता है। उसकी एक वजह है। वो वजह क्या है? क्योंकि बैंक ही वो संस्था है जो फाइनेंस करती है क्या? ट्रेडिंग एक्टिविटीज को, व्यापार को, उद्योगों को, इंडस्ट्री को, कृषि को, सर्विस क्षेत्र को, जो भी आप करना चाहते हैं, अगर उसके लिए आपको पैसे की जरूरत है तो वो पैसा कौन उपलब्ध कराएगा आपको? बैंक उपलब्ध कराएंगे लोन के माध्यम से। और जब बैंक आसानी से लोन उपलब्ध करा पाएंगे, एडिक्वेट मात्रा में करा पाएंगे, कम इंटरेस्ट रेट पे करा पाएंगे, तो निवेश बढ़ेगा। जब निवेश बढ़ेगा तो उसकी वजह से कंट्री की इकोनॉमी बेहतर होगी। जब कंट्री की इकोनॉमी बेहतर होगी, जॉब्स जनरेट होंगे। जब जॉब्स जनरेट होंगे तो लोगों के जो जीने का स्तर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा। तो वो सेंट्रल है डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से। आर मेट विद हायर डिग्री ऑफ कमिटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Thus, development of countries integrally linked with development of banking। जैसे जैसे देश का विकास होता है वैसे वैसे बैंकों का भी विकास होता है, और जैसे जैसे बैंकों का विकास होता है वैसे वैसे देश का भी विकास होता है। क्यों? बताया अभी आपको। अब इन मॉडर्न इकोनॉमी बैंक्स आर टू बी कंसिडर्ड नॉट एज डीलर ऑफ मनी। कि ऐसा नहीं है कि वो पैसा उनने ले लिया, वो डीलर बन गए हैं कि भाई मेरे को पैसा दे, मैं किसी और को दे। सिर्फ वो डीलर नहीं होते हैं, वो लीडर्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं। क्योंकि वो सही चीजों के लिए पैसा उधार देते हैं ताकि कंट्री में इन्वेस्टमेंट स्पर हो सके, ताकि देश में निवेश हो सके। तो उसके लिए अब हमें 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनना है। चाहे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे हाउसिंग सेक्टर हो, सब में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अब इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत है। वो पैसा कहां से आएगा? बैंकिंग क्षेत्र से आएगा। तो इसीलिए वो लीडर ऑफ डेवलपमेंट है एक मॉडर्न इकोनॉमी में, इंडिया में। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट्स, यानी लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो पैसा बचाएं और बैंक्स में जमा करें, और डिस्पर्समेंट्स ऑफ क्रेडिट टू वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ताकि निवेश बढ़ सके। अगर हम आगे जाएं और भारत की बात करें, भारत में बैंक्स ने एक क्रूशियल रोल प्ले किया है सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में। खास तौर से 1969 के बाद बैंक्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। 1969 क्रूशियल क्यों है? क्योंकि 1969 में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप मास बैंकिंग की तरफ जाएंगे, यानी आम लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेंगे ताकि मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स हो सके। जो पैसा लोग अपने घर में गुल्लक में रखते थे, बेड के नीचे रखते थे, वो बैंक में बचाएं, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के लिए लोन दिया जा सके। तो सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है। और सरकारी योजनाएं जो हैं उनका पैसा भी तो गरीब लोगों को किसके जरिए मिल रहा है? बैंक के जरिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना में, प्रधानमंत्री जनधन योजना से अकाउंट खुले, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो कैसे जा रहा है? बैंक के जरिए जा रहा है। तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक पार्ट ले रहा है। और बैंकिंग क्षेत्र इज डोमिनेंट इन इंडिया एज अकाउंट्स फॉर मोर देन हाफ एसेट्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर।
यानी फाइनेंशियल सेक्टर मैंने बताया इंश्योरेंस शेयर, स्टॉक मार्केट, ये सारी चीजें होती हैं। अगर ये सारी चीजें देखो, फाइनेंशियल सेक्टर का आप आंकड़ा देखो, तो अगर 100 रुपए फाइनेंशियल सेक्टर में है तो लगभग उसका 50 रुपए बैंकिंग क्षेत्र में है। 50% ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर हमारा फाइनेंशियल सेक्टर से, क्योंकि हर आदमी तो स्टॉक मार्केट में जाकर स्टॉक बेच नहीं सकता, इतनी बड़ी कंपनी तो हर आदमी की है नहीं। लेकिन अगर उसको लोन की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो वो कहां जाएगा? बैंक के पास जाएगा, तो बैंक से उधार लेगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन बैंक्स हैव बीन गोइंग थ्रू अ फैसिनेटिंग फेज through rapid changes brought about in financial sector reform which are being implemented in phased manner। क्या है भैया फैसिनेटिंग? पहले जो बैंक्स थे भारत में, उसमें क्या था भैया, एक विंडो पे जाओ, बोलता था इधर चले जाओ, दूसरे विंडो पे जाओ, उधर चले जाओ, रेड टेपिज्म था। अभी क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग आ गया है। अभी क्या है, अकाउंट खोलना सारा आसान हो गया है, ट्रांजैक्शन करना आसान हो गया है, लोन लेना आसान हो गया है, अकाउंट खोलना आसान हो गया है, ट्रांसफर करना आसान हो गया। तो ये फैसिनेटिंग फेज नहीं है बैंकिंग का, ये है। अब इसी को हमें स्केल अप करना है अगर 2047 तक हमें डेवलप्ड बनना है, और उसमें बैंक्स का रोल एसेंशियल हो जाता है, क्योंकि भारत में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, निवेश की जरूरत है। उस निवेश में बैंकिंग सेक्टर एक प्रमुख भूमिका निभाने वाला है। और जो रिलेटेड फाइनेंशियल सेक्टर है, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर हो, चाहे पेंशन सेक्टर हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, उसमें भी लोगों की रुचि जगाने में बैंक्स का एक अहम भूमिका होने वाली है। आगे हम बढ़े तो फाइनेंस बैंक्स के प्रमुख रोल क्या होता है, एक सेंट्रल रोल क्या होता है। यहां कमर्शियल बैंक दिख रहा है आपको। कमर्शियल बैंक एक खास तरीके के बैंक होते हैं जो लोगों को और बिजनेसेस को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। तो उनका रोल क्या होता है, लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, यानी सेविंग डिपॉजिट, लोगों को लोन देते हैं, क्रेडिट क्रिएशन यानी क्रेडिट मार्केट क्रिएट करते हैं जाकि उधार दिया जा सके लोगों को आराम से। उसके अलावा क्या करते हैं ये लोग, उसके अलावा क्या है इसकी भूमिका, एक मिनट, उसके अलावा क्या भूमिका हो सकती है इसकी। उसके अलावा ये एजेंट की तरह एक्ट करते हैं, भाई एजेंट तो है, फाइनेंशियल एजेंट्स है। उसके अलावा ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं बिजनेसेस को, कि जितना पैसा उनको चाहिए उनके अकाउंट में है, अगर उससे ज्यादा पैसे की उनको जरूरत है तो वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज यानी चेक, ड्राफ्ट, ऐसी सेवाएं प्रदान करते हैं। साथ ही साथ लॉकर सेवाएं प्रदान करते हैं। और ये ट्रैवलर चेक जो अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन ये सारी चीजें जो एक आम इंसान या बिजनेस को जरूरत होती है फाइनेंशियली, ये सारी की सारी सेवाएं बैंक्स देते हैं। लेकिन बैंक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, बैंक्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? अगर किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्टेबिलिटी चाहिए तो उसके लिए बैंक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सेविंग भी मोबिलाइज कर रहे हैं और निवेश भी करवा रहे हैं इन लोन्स के जरिए। उसके अलावा इट क्रिएट्स मनी। मनी कैसे क्रिएट करता है, वो लोन देते हैं, लोन इंटरेस्ट पे देते हैं, वो इंटरेस्ट पे लोन वापस आता है। तो उससे क्या होता है, जो भी पैसा ले रहा है वो पैसा कब वापस कर पाएगा, जब वो ज्यादा पैसा कमाएगा। तो उसकी वजह से क्या रहा है, वेल्थ क्रिएशन हो रहा है। ट्रेड को फेलिसिटेट करते हैं, अगेन इन्वेस्टमेंट लोन के जरिए। पैसा ट्रांसफर में हेल्प करते हैं, इजी करते हैं। साथ ही साथ ट्रांसफर ऑफ सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट, यानी अगर मैं कमा रहा हूं, मेरी एक सैलरी है, मैं वो सेव कर रहा हूं बैंक में, तो बैंक मेरा पैसा सेव कर रहा है और उस पैसे को आइडली तो छोड़ नहीं रखा बैंक ने। बैंक वो पैसा किसी और को लोन के जरिए दे रहा है और वो इंसान उस पैसे को निवेश कर रहा है। अब वो किसी चीज में भी निवेश कर रहा है, घर खरीदने में कर रहा है, गाड़ी खरीदने में कर रहा है, बिजनेस में कर रहा है, बड़ी फैक्ट्री में कर रहा है। तो वो मेरी जो पैसा है वो आइडल ना पड़ा रहे, बैंक में जाएगा तो कोई और इस्तेमाल कर पाएगा। और ये इंश्योर करता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है, पैसे की तरलता। यानी किसी भी अर्थव्यवस्था को अगर बेहतर तरीके से चलना है तो वहां पैसा मिलना चाहिए ना लोगों को, पैसे होना चाहिए ना लोगों के हाथ में। तो वो इंश्योर कौन करता है, बैंक्स करते हैं, क्योंकि आरबीआई तो लोगों को जाकर पैसा देगी नहीं, बैंक कौन देगा, लिक्विडिटी कौन इंश्योर करेगा, बैंक्स। तो ये इंपॉर्टेंस होती है बैंक की। लेकिन आज के समय हमारे बैंकों में कुछ सुधार की जरूरत है। वो सुधार क्या है, सबसे पहली बात है बैंक के स्ट्रक्चर्स में सुधार की जरूरत है।
जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है अभी, जो बैंक के बोर्ड्स हैं, उसमें कई बोर्ड्स में निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा है कि आपके जो बोर्ड्स होने चाहिए वो ऑनेस्ट होने चाहिए और बिजनेस ओरिएंटेड डिसीजंस लेने चाहिए उनको। क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए कि ओ बे ये मेरा दोस्त है, ये मेरा यार है तो उसको लोन दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए। बैंक्स की इफिशियंसी यानी दक्षता बढ़नी चाहिए, यानी बैंक और बेहतर तरीके से काम करें, ये रेड टेपिज्म जैसी चीजें ना हो। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए बैंक में? क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम, यानी आज बैंक्स लोगों को लोन दे रहे हैं लेकिन वो लोन की गति कम है, तो लोगों को आसानी से लोन मिल सके, कम दरों पे लोन मिल सके, जब चाहे तब मिल सके, ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहिए बैंक को। इसके अलावा इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव होने चाहिए। आज के समय भारतीय बैंक अगर देखें तो टॉप 50 बैंक्स में, दुनिया के टॉप 50 बैंक्स में सिर्फ एक बैंक है जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वो टॉप 50 इंटरनेशनल बैंक्स में सिर्फ एक बैंक है। तो ऐसा क्यों है? बाकी हमारे इतने सारे बैंक हैं, पीएनबी है, आईसीआईसीआई है, एक्सिस बैंक है, वो क्यों नहीं है इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव? तो इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव होने चाहिए, बैंक स्टेबल होने चाहिए। स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? नुकसान में नहीं होने चाहिए, उनके ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं होने चाहिए, यानी उनको ऐसे क्षेत्रों को लोन देना चाहिए या ऐसे सिस्टम बनाने चाहिए कि वो एनपीए ज्यादा ना बन सके, यानी लोग ऐसे सेक्टर्स को लोन दें, क्रोनी कैपिटलिज्म ना करें कि जो लोग पैसा वापस कर सकें बैंक को। और आखिरी में जो ऑपरेशनल रिजिडिटी है, यानी आमतौर से जो ऑफिस में रुकावट होती है, काम करने में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको भी हटाने की जरूरत है। ये मच नीडेड रिफॉर्म्स हैं बैंकिंग क्षेत्र के, जिसको हमें करना चाहिए। तो ये हो गई बैंक की बात। अब निर्मला सीतारमण जी ने कई चीजें कही हैं, उसको समझने से पहले एक बार हम बात कर लेते हैं बैच 6 की, जो हम लोगों ने लॉन्च किया है, और वीकेंड बैच की। बैच 6 मॉर्निंग बैच है। अगर आप यूपीएससी के लिए सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं, और मेरी आशा है कि कोई इसमें यह ना सोचे कि यार यूपीएससी तो बहुत टफ एग्जाम है, मैं कैसे प्रिपेयर करूंगा। ऐसा सोचना ही नहीं है। यूपीएससी एक एग्जाम है जो बहुत बड़ा लेवलर एग्जाम है, इसमें हर आदमी प्रिपेयर कर सकता है। यूपीएससी तो सीधे बोलता है अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप प्रिपेयर करिए। तो डरिए मत, अगर आप मोटिवेटेड हैं, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आप प्रिपेयर कर सकते हो, और इसमें हम आपका साथ दे रहे हैं। बैच 6 एक मॉर्निंग बैच है, सुबह 8 बजे से क्लासेस होंगी, मंडे टू फ्राइडे। 30 सितंबर से इसमें एडमिशन आप ले सकते हैं। जो लोग काम कर रहे हैं या कॉलेज जाते हैं, वीकेंड पे सैटरडे संडे पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए 1 अक्टूबर से वीकेंड बैच चालू हो रहा है, सुबह 11 बजे सैटरडे संडे क्लासेस होगी। दोनों बैचेस में आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं जो आपको नॉर्मली बाहर ऑफलाइन में नहीं मिलती हैं, जैसे कि मेंटर जो आपको गाइड करेंगे कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपके जो डाउट्स हैं वो सारी चीजें सॉल्व करेंगे। इसके अलावा कई चीजें हैं, जैसे ये क्लासेस लाइव होंगी, उसके बाद वो लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में 2 साल के लिए आपको मिलेगी। ऐसी बहुत सारी चीजें इस बैच में मिल रही हैं। इस बैच का अगर आपको एनरोल करना है तो कीमत है 24,499 रुपए, लेकिन अगर आप ये कोड लगाएंगे केपी लाइव तो आपको ये 18,999 मिल जाएगा। और जो बच्चे यूपीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सेम चीजें आपको मिलेंगी यूपीपीएससी में। 2 हैं, एक में मेंटरशिप है, एक में मेंटरशिप नहीं है। मेंटरशिप वाला लेना मैं सजेस्ट करूंगा। इसकी कीमत 18,000 है, लेकिन अगर आप फिर से कोड केपी लाइव का इस्तेमाल करोगे तो आपको ये 12,999 मिल जाएगा। सारे सेम फीचर्स हैं इसमें भी। चलिए अब वापस आते हैं, निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा। निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया नीड्स टू सर्व अमृतकाल, यानी जो 25 साल है हमारे 2022 से लेकर 2047 तक, इस समय में, इस टाइम में बैंकिंग सेक्टर का एक क्रूशियल रोल होने वाला है, इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, और सभी को अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी चाहिए और बैंक्स को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। क्यों?
we need to see how best we can lift ourselves to meet the aspiration of growing India। यानी जो बढ़ते हुए भारत की जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको कैसे हम मीट कर सकते हैं, उसमें बैंक को भी सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 2047 तक हमारा एम है कि हम एक विकसित राष्ट्र बन जाएं, और उसको बनाने में बैंकिंग क्षेत्र की एक अहम भूमिका होने वाली, क्योंकि निवेश के लिए पैसा कौन उपलब्ध कराएगा? बैंक्स कराएंगे। उसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी बोला है कि बैंक्स एक कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। कैटलिस्ट की तरह कैसे? पैसा उपलब्ध करा के, जैसे ही वो आसान दरों पे, कम दरों पे, टाइमली, अफोर्डेबल, चीप अगर पैसा उपलब्ध कराएंगे तो निवेश बेहतर बढ़ेगा। जब निवेश होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो हम डेवलप्ड नेशन बनेंगे। तो उसके लिए एक बिग कैटलिस्ट होगा। और उन्हें सजेस्ट किया कि बैंकिंग सेक्टर शुड प्रोफेशनलाइज, यानी उन लोग को एक सरकारी कर्मचारी की जो इमेज है उस तरीके से काम नहीं करना चाहिए। उनका जो डिसीजन मेकिंग बोर्ड है वो प्रोफेशनलाइज होना चाहिए, उनके डिसीजंस कमर्शियल होने चाहिए, यानी बिजनेस को ध्यान में रखकर होने चाहिए, और कोई भी भाई बंधुवाद नहीं चलना चाहिए। अगर बिजनेस कोई लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, अगर उसका बिजनेस वायबल है तभी लोन देना चाहिए, नहीं तो नहीं देना चाहिए। आगे गवर्नमेंट ने कहा है कि गवर्नमेंट ने यह इंश्योर किया है पिछले 8 सालों में कि किसी भी बैंक के ऊपर गवर्नमेंट प्रेशर ना आए, ताकि वो लोग कमर्शियल डिसीजंस ले पाए। तो अगर गवर्नमेंट इज नॉट इंटरफेयरिंग, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो आपकी फंक्शनिंग में प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए। ऐसा तो नहीं कोई मंत्री फोन करके रहा है भाई इसको लोन दे दे, इसको लोन दे दे, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो आपको तो और तेज गति से प्रोफेशनलिज्म को अडॉप्ट करना चाहिए, ये चीज बोली है। एंड ये एक और चीज बोली है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि आपको रिएक्टिव नहीं होना है, यू शुड बी प्रोएक्टिव। आपको प्रोएक्टिव तरीके से काम करना है, क्योंकि 25 साल आपको इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। तो इन 25 साल में आप कैसे भूमिका निभाओगे, कैसे फाइनेंशियल सेक्टर इवॉल्व हो रहा है, इसके बारे में सोच के आपको अपने डिसीजंस लेने हैं और फ्यूचर के लिए प्लान करके चलना पड़ेगा। ठीक है? और किसी से डरने की जरूरत नहीं है, अपने प्रोफेशनल काम करिए। उन्होंने कहा कि अगले 25 साल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए कि आप भारत के यूथ की, युवाओं की एस्पिरेशंस को कैसे मीट करेंगे, आप कैसे उनके लिए स्कीम्स लाएंगे, कैसे उनके लिए ऑफर्स लाएंगे जो उनके लिए अट्रैक्टिव होंगे कि वो आपसे जुड़ें। आप कैसे उनके लिए एक्सेसिबल बनेंगे कि यूथ बैंकिंग सेक्टर से जुड़े और निवेश बढ़े, सेविंग बढ़े। कैसे आप युवाओं को, विमेन को जोड़ेंगे, ट्राइबल्स को जोड़ेंगे, दलित्स को जोड़ेंगे बैंकिंग सेक्टर से। आपको नए नए प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा और उनको ऑफर करना पड़ेगा। साथ ही साथ आज भारत डिजिटाइज कर रहा है बहुत तेजी से, तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि बैंक्स क्या डिजिटल इंस्टीट्यूशन बनने के लिए कंफर्टेबल हैं आज के समय, और अगर आप हैं तो आप कितनी तेज गति से अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन कर रहे हैं उसके लिए। क्या आपके सिस्टम्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं? साइलोज में तो नहीं है कि क्रेडिट डिपार्टमेंट सेविंग डिपार्टमेंट से बात नहीं कर रहा है, हाउसिंग डिपार्टमेंट कार वाले से बात नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा है तो इसको ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि अगले 25 साल एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पेश कर रहे हैं सभी क्षेत्रों के लिए, खासतौर से बैंकिंग क्षेत्र के लिए। और बैंक्स हर क्षेत्र में एक ब्रिज की तरह, एक पुल की तरह काम कर सकता है, निवेश के लिए पैसा उपलब्ध करा के। और उन्होंने आह्वान किया, उन्होंने कहा इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन से कि आपको प्लान करना चाहिए किस चीज के लिए, दैट ऑल सिस्टम्स इन ऑल बैंक, वेदर प्राइवेट या निजी बैंक या पब्लिक बैंक, शुड बी टॉकिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से बात करें वो, फॉर द पर्पस ऑफ कस्टमर्स। क्योंकि आपके सेंटर में आपको सोचना है कस्टमर बढ़ाने के बारे में, रिटेन करने के बारे में, तो उस पर आपका फोकस होना चाहिए। और आखिरी में उन्होंने कहा कि अगर आप डिजिटाइजेशन पे ध्यान दोगे, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे ध्यान दोगे, तो उससे क्या होगा, आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। कस्टमर एक तो मिलेगा, सबसे बड़ी बात है, कस्टमर अगर सोचेगा कि आप एक उसको बेहतर प्रोडक्ट दे रहे हो तो वो आपसे जुड़ेगा। साथ ही साथ आप फ्रॉड पकड़ सकते हो, आप ट्रैकिंग रॉन्ग मनी, गलत तरीके से कोई पैसा अगर आपके सिस्टम में आ रहा है तो उसको ट्रैक कर सकते हो।
और साथ ही साथ अगर कोई गलत पैसे का ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसको भी पकड़ सकते हो। ना कि सिर्फ आप कस्टमर्स पा सकते हो, बट उसके साथ साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप प्रोडक्ट्स बना सकते हो। साथ ही साथ फ्रॉड, गलत पैसा और गलत ट्रांजैक्शंस को भी आप रोक सकते हो। तो बैंकिंग क्षेत्र को अगले 25 साल के लिए गियर अप हो जाना चाहिए और देश के विकास में पूरी तरह योगदान करने के लिए तैयार होकर प्रोएक्टिव तरीके से प्लान करना चाहिए। इसी के साथ लेक्चर यहीं तक था। एंड करने से पहले एक बार फिर बता दूं आपको, बैच 6 और वीकेंड बैच है। बैच 6 30 सितंबर से चालू हो रहा है सुबह 8 बजे। ये 1 अक्टूबर से हो रहा है 11 बजे। 24,499 का कोर्स है। अगर आपको इसको कम दाम पे लेना है, जो बहुत ही अफोर्डेबल दाम है, अगर आप ऑफलाइन जाओगे तो बहुत महंगा महंगा होता है, यहाँ आपको बहुत सारी चीजें मिल रही है। आपको कुछ नहीं करना है, कोड इस्तेमाल करना है KP Live। साथ ही साथ आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हो, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। इस पे जुड़ने के लिए इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। यहां आपको सेशन की PDF, कोई सवाल है तो तीनों जगह आप मेरे से पूछ सकते हो। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।